नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिख समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वोटर लिस्ट से अधिक नाम दर्ज करवाएं। प्रदेश सरकार द्वारा पहले नाम दर्ज करवाने के लिए ली जाने वाली 100 रुपए की फीस को अब खत्म कर दिया है। वोट बनवाने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव शीघ्र ही करवाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने असंध को जिला बनाने का भी आश्वासन देते हुए कहा कि इसके लिए मंत्रिमंडल की एक सब कमेटी गठित की गई है। नियम पूरे होंगे तो असंध को जिला बनवाया जाएगा। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। और हमारे जिला साहब जी ने एक मांग पत्र दिया है और मांग पत्र के अंदर हमारे हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चुनाव है वो हो, उसकी बात कही है। ये जल्दी, क्योंकि इसके लिए अलग से रिटायर्ड जस्टिस इसको देख रहे हैं, सरदार मल्ला सिंह जी। उधर हरियाणा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने हड़ताल को समाप्त कर दिया है। हरियाणा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, जिसके बाद हड़ताल को समाप्त करने का फैसला लिया है। संघ की 6 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई है। और काफी दिन से हमारी 15 जुलाई से पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही थी। इसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में कई बार ज्ञापनों का दौर चला। हमने विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों को, सभी को हमने ज्ञापन दिया। कल हमारा प्रदर्शन सीएम आवास का था, उसमें हमारे कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उधर हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। पार्टियां जहां एक तरफ रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जीत के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए जेजेपी ने चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सिरसा में जेजेपी संरक्षक अजय सिंह चौटाला ने नामों की घोषणा करते हुए दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के नामों का भी ऐलान किया है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे, जबकि दिग्विजय सिंह चौटाला को डबवाली से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। इसके साथ ही जुलाना से वर्तमान विधायक अमरजीत ढांडा और चरखी दादरी विधानसभा से पूर्व विधायक राजदीप फोगाट को प्रत्याशी बनाया गया है। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पंजाब के पूर्व एआईजी ने अपने ही आईआरएस दामाद को गोलियों से भून डाला। फायरिंग में दामाद की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आईआरएस अधिकारी की गोली मारकर हत्या की गई है। ससुर ने ही दामाद को गोलियों से भून दिया। पंजाब का पूर्व एआईजी है आरोपी ससुर। आईआरएस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां आईआरएस अधिकारी की गोली मारकर हत्या की गई है। ससुर ने ही दामाद को मौत के घाट उतार दिया। उधर भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर पदक की हैट्रिक से चूक गई। वो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। मनु भाकर के इस प्रदर्शन से उनके पैतृक गांव गौरिया में उनके परिजन और ग्रामीण थोड़े मायूस दिखाई दिए, मगर उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है, क्योंकि मनु भाकर ने ओलंपिक गेम्स में 2 कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसको लेकर मनु भाकर के ताऊ प्रताप सिंह भाकर ने कहा कि उनकी बेटी ने नया कीर्तिमान स्थापित करके गांव और परिवार का नाम रोशन करने के साथ साथ देश का भी मान बढ़ाया है।
बहुत बढ़िया प्रदर्शन है जी। लास्ट वाले राउंड में पॉइंट 1 से मेडल कंफर्म हो गया था, चूक गई लास्ट वाले राउंड में। और इससे पहले 2 मेडलों दिए हैं इन्होंने अपने देश के लिए, और देश का तिरंगा पेरिस में विदेशी धरती पर फहराया है। पहली बिटिया है जिसने ओलंपिक में 2 मेडल दिए हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। देखो, मेडल की बेटी के लिए निराशा तो है ही, लेकिन 2 मेडल जीतना और इस लेवल के ऊपर जहां वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स जाते हैं वहां 2 मेडल जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मनु बेटी को बहुत बहुत बधाई। मनु ने गांव गोरिया अपने स्कूल यूनिवर्सल स्कूल का और अपने देश और प्रांत का नाम रोशन किया है, तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं। और आज मेडल आ जाता तो खुशियां और ज्यादा दोगुनी हो जाती। अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी सियासी दल दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं राजनीतिक बयानबाजी से भी सियासी पारा हाई है। कांग्रेस के अब की बार 70 पार के नारे पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी को कांग्रेस का कल्चर बताया। कृषि मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने झूठ बोलकर जनता को बहकाने का काम किया है, लेकिन विधानसभा में स्थिति बिल्कुल अलग होगी। नहीं, कांग्रेस के कहीं लक्षण नहीं है। अब कांग्रेस कुछ भी दे, अगर वो 90 पार भी कह दे, 95 पार भी कह दे, तो क्या अर्ज है? कुछ भी कह सकती कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के कोई लक्षण इस प्रकार के हैं नहीं कि कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति हो। चाहे उनका आपस के टकराव है और चाहे जनता के बीच में लोकप्रियता की बात है। वो ठीक है, सारी पार्टियां इकट्ठी कि लोकसभा में 5 सीटें वो जीत गए, लेकिन अब की बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तब नहीं, क्योंकि कुछ काफी झूठ बोलती है उन्होंने। जैसे उन्होंने लोगों को बहकाने का काम किया कि संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, गरीब आदमी को डराने का काम किया। अब उनको पता चल गया कि भी बकाने वाले लोग हैं। कांग्रेस के कहीं लक्षण नहीं है। अब कांग्रेस कुछ भी दे, अगर वो 90 पार भी कह दे, 95 पार भी कह दे, तो क्या अर्ज है? कुछ भी कह सकती कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के कोई लक्षण इस प्रकार के हैं नहीं कि कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति हो। चाहे उनका आपस के टकराव है और चाहे जनता के बीच में लोकप्रियता की बात है। वो ठीक है, सारी पार्टियां इकट्ठी कि लोकसभा में 5 सीटें वो जीत गए, लेकिन अब की बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तब नहीं, क्योंकि कुछ काफी झूठ बोलती है उन्होंने। तो मैं समझता हूं कि जो एक मुखी होकर चलने वाले हैं वही देश को आगे लेके जा सकते हैं। जो लोग आपस में एक नहीं है, वो देश का क्या करेंगे? वहां तो अपने स्वार्थ ज्यादा है ना। तो वहां राजनीति जो है वो अपने अपने स्वार्थों के लिए, यहाँ राजनीति जो है वो राष्ट्रहित की है। जब एक उससे करेंगे, जब मेरे स्वार्थ होंगे तो स्वाभाविक है मेरा टकराव होगा, लेकिन जब जनता का जो हित है उसके लिए काम करूंगा तो मेरा टकराव नहीं होगा। उधर बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में पूर्व विधायक शारदा राठौर और कांग्रेस की टीम ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक शारदा राठौर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को लेकर दीपेंद्र हुड्डा के बल्लभगढ़ दौरा को लेकर जानकारी दी। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। साहब, जितने भी हमारे प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं या हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे हैं, सारे मुद्दों को लेकर हमारे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी कल आ रहे हैं। और उनका जो भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है हर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा का, तो बल्लभगढ़ में कल वो पदयात्रा आ रही है। और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता जोर शोर से उस पदयात्रा को सफल बनाएंगे। जनता का बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है, युवाओं में बड़ा जोश है इस पदयात्रा को लेकर, और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। यमुनानगर जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्य और परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पैक्स चुनाव में
फर्जीवाड़े के आरोप में पैक्स के मैनेजर और सहयोगी को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। मंत्री असीम गोयल ने बताया कि पैक्स के चुनाव के दौरान मृत लोगों के भी वोट डलवा दिए गए। आज परिवाद आए थे, 11 का मौके पे निपटान किया गया है, एक को पेंडिंग रखा गया, कमेटी इसके अंदर बना दी गई है और बाद में भी जो शिकायतें आई थी, लगभग 40 के करीब बाद में शिकायतें आई हैं, उनको भी जो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इनको तुरंत जो है डिस्पर्स किया जाए और ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर और जो उनका बनता हक है हर एक परिवादी को दिया जाए। सर सस्पेंड हुए हैं, डिपो डिसमिस हुआ है, क्या क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, आज एक टैक्स के इलेक्शन का मुद्दा आया था और उसके अंदर ये बात आई थी कि जो लोग आज इस दुनिया में नहीं। उधर कुरुक्षेत्र में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुरुक्षेत्र में 4 अगस्त को होने वाली प्रदेश की पहली विधानसभा रैली ऐतिहासिक और यादगार होगी। इस जनसभा को सफल बनाने के लिए सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर तैयारियां करेंगे। साथ ही विधानसभा के हर गांव और वार्ड में जाकर लोगों को जनसभा का निमंत्रण देंगे। ये जनसभा थानेसर अनाज मंडी में सुबह 10 बजे होगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस जनसभा के लिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगा दी गई हैं और हजारों की संख्या में लोग इस जनसभा में पहुंचेंगे। वहीं पूर्व सांसद संजय भाटिया ने 4 अगस्त की जनसभा को लेकर तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ये पहली जनसभा है, इसलिए इस जनसभा की तैयारियों में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। सैनी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोहर बरोली के अध्यक्ष में आज पूरे प्रदेश में बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन एक सौभाग्य है कि आज जो हम 2024 का इलेक्शन है उसकी हम जो शुभारंभ करने जा रहे हैं वो हम कुरुक्षेत्र से दिल्ली द्वार कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे सेंट्रल लीडर आदरणीय नरेंद्र प्रधान जी आ गए हैं, उसके अंदर आदरणीय विफल देव जी आ गए हैं, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी जो कैबिनेट मिनिस्टर वो आ रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री और सारे मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी ये रैली का हमें शुभारंभ रखा है। ये थानेसर विधानसभा की रैली है और 4 तारीख को 10 बजे क्षेत्र अनाज मंडी में होगी। इसमें बड़ी तादाद में लोगों के अंदर जोश है के लिए। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो बसपा गठबंधन भी सक्रिय हो गया है, जिसके चलते इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो बसपा गठबंधन लोकसभा स्तर पर बैठकें करेंगे, जिसके चलते करनाल में लोकसभा क्षेत्र के लिए इनेलो और बसपा गठबंधन की पहली कार्यकर्ता बैठक का आयोजन होगा और 15 अगस्त तक सभी लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। बैठक में बसपा के कन्वीर आकाश आनंद और दोनों पार्टियों के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष शिरकत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हर रोज कमेटियों का गठन कर रही है, जबकि धरातल पर कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। अगस्त महीने के दौरान हरियाणा में बड़े राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेगी। लोग व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। आपस में गठबंधन किया था, तभी एक फैसला किया था कि हम लोकसभा क्षेत्र के ऊपर दोनों पार्टियों की साझी मीटिंग करेंगे और वहीं से ही इलेक्शन का संकदान कर देंगे। हमने पहले 1 तारीख से कार्यक्रम बनाए थे आज से, लेकिन हमने 2 दिन पोस्टपोन इसलिए कर लिए कि कावड़ चल रही है। आज भी भीड़ है, कल भी भीड़ रहेगी कल तो आज समापन हो जाएगा, तो कल से हमारी करनाल से मीटिंगें शुरू हो जाएगी और हम 15 तारीख तक सारा हरियाणा जो है 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र जो उनमें जाएंगे। मेरे साथ में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आकाश आनंद जी होंगे और उनके प्रभारी भी होंगे, प्रधान भी होगा उनका, हमारे भी पार्टी के प्रधान। उधर दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी के मसानी बैराज स्थित कई एकड़ जमीन पर भरा दूषित पानी स्थानीय ग्रामीणों के लिए नासूर बना हुआ है। आसपास के गांव के लोग लंबे समय से दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।
आज भी आसपास के ग्रामीण साबी बैराज पर एकत्रित हुए, जिनके बीच रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव पहुंचे। चिरंजीव राव ने कहा कि वो विधानसभा में भी कई बार इस मामले को उठा चुके हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। चिरंजीव राव ने सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कुछ समय पहले भाजपा सरकार ने रेवाड़ी के लोगों को सपना दिखाया था कि मसानी बैराज को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, क्योंकि ये स्थान दिल्ली जयपुर हाईवे पर है और यहां कई एकड़ जमीन बंजर पड़ी है, लेकिन पर्यटक स्थल बनाने का सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया है। ये पानी की समस्या जी बहुत ज्यादा। कब से बनी हुई है? दो तीन साल हो गए। बहुत ज्यादा गंदा पानी आ रहा है, केमिकल का पानी, और पानी का जल स्तर भी ऊपर आ गया। पानी बिल्कुल खराब आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है। पीने के लिए पानी नहीं गाँव में। इससे मिलना हुआ इसको लेकर के प्रशासन से? कहीं मिले हो आप? प्रशासन के अधिकारियों से कहीं मिलना हुआ इस समस्या को? हाँ जी, खूब मिली है प्रशासन से। क्या कोई समाधान नहीं, अभी पीछे कोई सुनाई नहीं कोई भी। अभी पीछे चुनाव हुए थे, राविंदरजीत सिंह ने भी एक पोस्टर वायरल किया कि यहाँ पे साफ पानी डाला जा रहा है। हाँ जी, उसमें भी हमने खूब विरोध किया था। खूब विरोध किया। राजकुमार यादव, सरपंच खलियावास। हमारे यहाँ समस्या ये है कि पहले ये कहा गया था सरकार द्वारा कि भाई यहाँ पे नहर का पानी छोड़ा जाएगा और नावें चलाएगी, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और विदेशों से, देश से यात्री यहाँ आएंगे, पर्यटक। लेकिन आज ये है कि रेवाड़ी शहर का, धारवाड़ा सिटीज का विदाउट एसटीपी ट्रीट किए बगैर सीधा पानी गंदा यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, जिससे यहाँ पे आसपास से सभी जल स्तर भी खराब हो गया है, महामारियां भी हो रही है। पीछे से काफी ज्यादा मछलियां भी मरी है यहाँ पे। लंबा समय हो गया, प्रशासन के सामने भी गए। हमने जब बीजेपी अभी इलेक्शन थे उस टाइम भी हमने आवाज उठाई थी कि हमारे जो 10-20 गांव है यहाँ के, आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि हमारे जो बड़े थे उन्होंने कुछ नहीं किया, हमें इस गंदे पानी में लाके डाल दिया। हमारे पूर्व जो पहले 10 साल पहले जो हमारी सरकार थी, उन्होंने क्या था कि हमने जो हमारी नॉलेज में था कि जो नहर टूट जाती थी उसका पानी खेतों में भर जाता था तो सरकार को उसका मुआवजा देना पड़ता था। हमारे यहाँ पे इस एरिया में जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, इसकी समस्या अकेले ग्राम पंचायत निखरी को नहीं है, आसपास के सभी क्षेत्रों को हो रही है इसकी समस्या। और ये इतनी बढ़ गई है कि जो पीने का पानी का स्तर है वो बिल्कुल ही खराब हो चुका है और हर साल हर गांव से शायद ही एक पेशेंट कैंसर से मर रहा है यहाँ पे। मेरे गांव का तो शायद रिकॉर्ड हो ही रहा है कि हर साल एक पेशेंट जा रहा है कैंसर से। तो हमारी दरखास्त हमने अभी जब जनसंवाद चला था बीजेपी सरकार में, तो खट्टर साहब जनसंवाद कर रहे थे, जटतल में किया था और धारवाड़ा में हमने सभी सरपंचों ने मिलकर वहां पे अपनी डिमांड रखी थी। इसके वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं कई और खबरों के साथ। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। एचपीएससी ने उच्चतर शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2424 पदों पर भर्ती निकाली। साथ ही एचपीएससी ने 26 सब्जेक्ट्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां जो है विज्ञापन जारी किया है। इसको लेकर 7 अगस्त से 27 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। तो इसके साथ ही सबसे ज्यादा पद इंग्लिश में है 613 और जियोग्राफी के 316 पद। इन पदों की मुताबिक भर्तियां जो है की जाएंगी। खबर का रुख करते हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशे के खिलाफ एक्शन लेते हुए नशीला पदार्थ रखने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जा से 1 किलो 10 ग्राम सुल्फा चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा
एक प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली कि 2 लोग सुल्फा यानी कि चरस बेचने का काम करते हैं, जिसको लेकर पुलिस ने नाकाबंदी की और आरोपियों को मौके से धर दबोचा। आरोपियों के खिलाफ नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जशनदीप सिंह रंधावा के द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अगेंस्ट जो एक अभियान चलाया हुआ है कि इसमें जो स्मगलर्स हैं एनडीपीएस से रिलेटेड और उनकी जो चैन है उसको तोड़ने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए, उसी अभियान में सीआईए 1 कुरुक्षेत्र की टीम के द्वारा कल 1 किलो 10 ग्राम चरस एनडीपीएस एक्ट के तहत रिकवर की गई, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी में आती है। इसमें पीएसआई जसवीर हैं जो हमारे अनुसंधान अधिकारी, उनके द्वारा और उनकी टीम जिसमें एचसी भजन, एचसी पवन और एचसी संदीप। खबर करनाल से है, जहां सेक्टर 12 में आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स ने जो है अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा। आशा वर्कर्स का कहना है कि आशा वर्कर को पक्का किया जाए और जब तक कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता तब तक 26,000 रुपए का न्यूनतम वेतन जो है, तमाम सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाए। इसके साथ ही तमाम मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। तो मांग वही है, कोई नई मांग नहीं जुड़ी है और सरकार को कहने की शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से पहले आशा वर्करों का एक लंबे आंदोलन चले और सरकार ने माना कि बुलाया भी कि भाई आपकी बातें जायज है, उसके ऊपर बातचीत भी करी, लेकिन आज तक वो बात मांग वो आज भी नहीं है। जो कर्मचारी के दर्जे की बात है, चाहे न्यूनतम वेतन की बात है, आप देखिए कि लगातार आशा वर्कर ईमानदारी से, चाहे कोरोना का समय हो चाहे बगैर कोरोना का समय हो, हर बार हमेशा लगातार ईमानदारी से काम करती है, लेकिन सरकार हर बार हट के तो बनाते इस आंदोलन को पिंड कम करती है। तो शोकम चर संघ जिला करनाल की तरफ से इनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। देखिए, आज हमारा यहाँ पे ये हम वैसे तो पूरे हरियाणा से वर्कर आई हुई हैं, लेकिन फिर भी हमने अपनी 100% वर्कर को नहीं बुलाया था। कुछ जिलों से कुछ प्रतिनिधि वर्कर आई हैं और कुछ जिलों की हमारी पूरी वर्कर यहाँ पे आई हुई हैं। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि हम सब जानते 73 दिन की पहले हमारी हड़ताल चली थी। उस दौरान हमारी कुछ मामूली सी बढ़ोतरी हुई थी और कुछ समझौते हुए थे सरकार के साथ, लेकिन उन समझौतों को उस तरह से लागू नहीं किया गया, जिसमें हमारा सबसे बड़ा मुद्दा इस समय का यही है कि हमसे एक ऑनलाइन काम का प्रेशर बनाया जा रहा है, लगातार बनाया जा रहा है सरकार द्वारा। देखो जी, हमारी मांग तो ये है, आशा वर्कर को पक्का कर्मचारी बनाया जाए। जब तक पक्का कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये जारी किया जाए। और आज हमें जो हमारा पिछले दौरान जो 73 दिन की हड़ताल चली थी, तो उसमें आशा वर्कर की कटौती हुई थी, वो कटौती बहाल होनी चाहिए। और आशा वर्कर का जो ऑनलाइन का काम का दबाव है, तो हम ये कहते हैं टेक्निकल काम, कि टेक्निकल काम को करने के लिए जो आशा वर्कर को जो संसाधन है वो दिए जाए, ट्रेनिंग दी जाए, और संसाधन ट्रेनिंग देने के बाद में जो ऑनलाइन काम है वो एडिशनल काम है, तो इसका कम से कम सरकार थोड़ा सा एक्स्ट्रा 4-5 हजार रुपये कम से कम सरकार को दे आशा को काम करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।